बनाने से, किसी चीज को कार्व आउट करने से इट डजंट मीन कि सब चले जाओ। अगर ऐसा करना ही है, अगर ये थॉट प्रोसेस है कि पाकिस्तान बनाया था तो सारे मुसलमानों को चला जाना चाहिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में से काट करके कार्व आउट करके उत्तराखंड बनाया, सारे हिंदू वहां चले जाए, वो बना ले अपना हिंदू राष्ट्र उस छोटी सी जगह को। तो लॉजिक बैठती नहीं है। इस बदौलत हम देखते हैं आज के मुसलमान लड़कों को कोई काम नहीं देता, नौकरी नहीं देता, बिजनेस खोलने नहीं देता, कहीं खोलते हैं तो बोलते हैं नाम बदलो, जगह बदलो। ये पुरानी चीज है। मुसलमानों को यहाँ काम देने में आनाकानी बहुत समय से चली है, इसी तर्ज पे कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं चलेगा। लेकिन अधिकांश मुसलमान एक यंग एज में नौकरी करना, खुद का छोटा सा व्यापार खोलना और कमाना शुरू कर देता है। और एक आम हिंदू इसी देश में वो 25 साल की उम्र तक पढ़ाई कर रहा होता है, उसके बाद नौकरियां नहीं, काम नहीं, माँ बाप के हजारों लाखों रुपए खर्च करवा के बेरोजगार घूमता है। और मुसलमान कहा जाता है बेरोजगार, कहा जाता है कम पढ़ा लिखा, लेकिन माल पानी है उसके। अगर यही स्किल चला जाए तो कौन यहाँ बकरा काटेगा, कौन मुर्गा मछली का बिजनेस करेगा? गिरिराज सिंह। हिंदुओं में तो झटका मीट चलता है, लेकिन झटका करने वाला कोई नहीं मिलता। तो अगर अब्दुल पंचर लगाने वाला पाकिस्तान चला गया तो इनकी गाड़ियों का क्या होगा? और हकीकत जानिए, माँ बाप के पैसों पे पल रहे ये जो लड़के हैं हिंदू, जो मोटरसाइकिलें लेके जाते हैं और ये रिजवान भाई जरा गाड़ी ठीक कर दो, आपका पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो रिजवान खुद का पैसा कमा रहा है। हिंदू राजा नहीं हुआ करते। हम तो कई बार लोगों से पूछते हैं मुगल शासन से पहले के कोई किले तो दिखा दो भाई, आप बाबर के आने से पहले के हिंदू किले दिखा दीजिए, नहीं मिलेंगे आप। तो ज्यादा आसान है ना, तेजो महल कह दो, कुतुब मीनार को कह दो हिंदू मंदिर था। तो कहने के लिए तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुसलमानों के साथ हिंदुओं के जो पुराने रिश्ते रहे, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानवाद होता तो गोस्वामी तुलसीदास की रचित किताबों में कहीं ना कहीं तो लिखा होता। भाई जहांगीर और शाहजहां के जमाने में गोस्वामी तुलसीदास अच्छी अच्छी रामचरितमानस लिखते हैं, अच्छे अच्छे हनुमान चालीसा लिखते हैं, और कहीं भी मुसलमानों का कोई गलत बिहेवियर दिखाई नहीं रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? और उस समय के मुगल शासक अलाउ भी कर रहे हैं कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम किताब भी लिखो, उसका प्रसार प्रचार भी करो। कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जिसको लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हम चर्चाएं करते हैं, और उसमें से ट्रिकल डाउन ये होता है, बॉयल डाउन ये होता है कि मुसलमान क्यों नहीं चला गया यहाँ से। ये डिबेट बना है पॉलिटिकल, ये वोट पोलराइजेशन का डिबेट। लेकिन संख्या बल एक ऐसी हकीकत है जिसकी संख्या ज्यादा है, जो ज्यादा शोर कर सकता है, जिसके पास सारे संसाधन है, बात तो उसी की चलेगी, उसी की मानी जाएगी, या वो जो चाहेगा करवा लेगा। अगर किसी धर्म की बात की जाए तो हमारे हिंदू भाई बहन अमेरिका में रहते हैं, वो यहाँ से गया हुआ धर्म लेके ही तो गए हैं। तो संख्या बल की अगर हम बात करें, तो कई लोग इस चीज को लेके उत्तेजित हो जाते हैं, तो मुसलमान कहीं ज्यादा है इस दुनिया में। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बहुत लोगों को, क्योंकि देश की बाउंड्री तो बदलती रहती। तो अगर बात इतनी बढ़ जाएगी, अगर एक्सीलरेटर गाड़ी का इतना दबाया जाएगा, तो ये लकीरें मिट जाएंगी। इसलिए मैं संख्या बल को एग्री नहीं करता। इस दुनिया में मुसलमान हिंदुओं से कई गुना ज्यादा है। कि किसी दिन बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ का मुसलमान कुछ नहीं करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उस दिन बाहर से आने वाला मुसलमान आप संभाल नहीं पाओगे। ये बहुत डरावना भी है, मतलब ये कभी भी ना हो, हम अपना मसला खुद हल कर लें। हम नहीं कर पाएंगे अपना मसला हल, क्योंकि हम बिगाड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई कांग्रेस जैसी पार्टी, और कांग्रेस बहुत ईमानदारी से भी अगर धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर के चलने की बात करे, तो भी क्या ये देश अब कई दशकों के लिए नहीं बदल गया है अपने माइंड में? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट दो भाग हैं अगेन इसके। पहला भाग तो ये है कि देश कितने साल चलेगा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, जिस तरह से इसको रन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर विभाजन पहले नहीं हुए। इस जमीन पे कब विभाजन नहीं हुए? हम लोगों का तो इतिहास ही विभाजित इतिहास है। अगर आप पन्ना पलटते जाएंगे हर 100 साल का, इट विल फाइंड इट डिफरेंट। मेरे देश का नाम इंडिया है, भारत है, लेकिन ऑफिशियली यूनियन ऑफ इंडिया है। आज किसी भी न्यायालय में जाकर के आप गवर्नमेंट के सामने केस लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। और आज भी डीएनए के अंदर है कि भाई छठ मनाने अपने देश जा रहा हूँ, वोटिंग करने अपने मुल्क जा रहा हूँ। ये एक चीज साबित करता है कि हम अलग हैं। आज भी गर्व फील होता है किसी गुजराती को ये कहने के लिए कि मैं गुजराती हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। पंजाबी को पंजाबी कहने में बड़ा गर्व फील होता है, बिल्कुल होना चाहिए। बंगाली, तमिल सब अपना गर्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको ये गर्व करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन भारतीय होने का गर्व सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही होता है। और इसलिए नहीं कि उस दिन आजादी मिली और उस दिन रिपब्लिक डे बनाया, इसलिए क्योंकि छुट्टी है, उस दिन सबको झंडे याद आते हैं और दूसरे दिन सड़कों पे मिलते हैं। आई लव मोहम्मद बहुत अच्छी चीज है, मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन उसको करने की आवश्यकता क्या थी? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, और ये कभी नहीं करते थे मुसलमान। ये इस बार क्यों हुआ था? सवाल ये, मुसलमानों के नारा लगाने की जरूरत भी क्या? देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर धर्म की,
लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, फेथ यानी धर्म का प्रोटेक्शन मेरा संविधान करता है, प्रथाओं का नहीं करता। ये नए प्रथा निकाल लिया, कोई पुरानी प्रथा चला रहा है, आज प्रथाओं का अगर हम समर्थन करने लगे तो चलो सती प्रथा, बाल विवाह दोबारा शुरू कर देते हैं, और सिर्फ इसलिए कि कानपुर में ऐसा हुआ तुम देश भर में जानबूझ के करोगे, वो गलत। कांग्रेस एक अंदर से बेहद नाकारा और कमजोर, और जिसके अंदर कोई विल पावर नहीं है, कोई भूख नहीं है वापस सत्ता में आने की। सिर्फ ये है कि टिकट मिल जाए, या कुछ लोग चाहते हैं कि वो राहुल गांधी के आसपास दिख जाएं। खुद राहुल गांधी क्या चाहते हैं नहीं समझ में आ रहा है। अगर सत्ता में भाजपा को भी रहना है तो एक विपक्ष तो चाहिए है ना। मेरे ख्याल से सत्ता में भाजपा को अगर रहना है, मोदी एंड गैंग को रहना है, तो चुनाव आयोग काफी है हेल्प करने के लिए फिलहाल तो विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं। आप कहीं से एक किलो आटा खरीदेंगे तो उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, उसकी एक अवधि है। वो सारी जिंदगी आटा वहां नहीं रखा रहेगा, खराब हो जाएगा, सब बदल जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब अगर गवर्नेंस के लिए बीजेपी अकेली राष्ट्रीय दल के तौर पे चलेगी तो ये देश क्वेश्चन मार्क कितने दिन चलेगा। बेहद प्रदूषित दिल्ली में आपका स्वागत है निशान साहब। बहुत शुक्रिया रिस्क लेने के लिए दिल्ली आने का। धन्यवाद। मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कि दोबारा हम आपके साथ कब बैठ सकेंगे, लेकिन अब आपको ऐसे प्रदूषित दिल्ली में आना पड़ा और तभी आपको छुट्टी मिली, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चली रही हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में अक्सर आता है वो ये है कि क्यों है मुसलमान भारत में, हिंदुस्तान में। मतलब आपको नहीं लगता है कि सबको चला ही जाना चाहिए था उस वक्त? इस देश की सारी समस्याओं की जड़ मुझे लगता है कि यहीं से शुरू होती है, इसी डिस्कोर्स से शुरू होती है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप नेताओं को सुनिए, तो सेकुलरिज्म, मुसलमान, बस यही है। तो चले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता क्या? प्रदूषित दिल्ली नहीं, प्रदूषित भारत में सारे आपके व्यूअर्स का स्वागत है, नमस्कार है। क्योंकि ये जो बात आपने, सवाल जो आपने पूछा, यही तो हमारे देश का प्रदूषण है। जो धमाके पटाखों के होते हैं उससे ज़्यादा धार्मिक सांप्रदायिक पटाखे जो चलाए जाते हैं ये राजनीतिक हैं। आपने पूछा क्यों मुसलमान भारत में है, चला ही जाता, क्यों चला जाता? जाना था तो कोई और चला जाता जिसे अपना सो कॉल्ड राष्ट्र बनाना है। हम किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? आज हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ये हिंदुस्तान थोड़ी ना है। हिंदुस्तान की मौत, इस शब्द की मौत 1947 में हो चुकी है। 1947 में इंडिया, ऑल्सो नोन एज भारत, का जन्म हुआ है। हाँ, उससे पहले ये हिंदुस्तान कह लीजिए या ब्रिटिश इंडिया कह लीजिए, अनेकों नाम हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इट बिकेम द कॉज ऑफ डेथ ऑफ हिंदुस्तान, इस शब्द का। आज मैं इंडिया में हूं, भारत में रहता हूं, इट इज नॉट हिंदुस्तान। हमारा संविधान उठा के देख लीजिए, आर्टिकल 1.1 जो नाम है इस संविधान के अंदर, डेमोग्राफी का, इलाके का, क्षेत्र का, जिसे ये संविधान गवर्न करता है, उसमें कहीं हिंदुस्तान नहीं मिलेगा आपको। दिस इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत। पाकिस्तान चला जाना चाहिए था मुसलमानों को, कोशिश बहुत लोगों ने की, कुछ पहुंचे। क्योंकि अगर आज हम किसी जगह हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके या पड़ोसी देशों से हिंदू यहां आना चाहेगा। इसी तरह से जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो उस समय जरूर यहां से कई मुसलमानों ने पलायन किया। उन्हें लगा कि ये उनकी जमीन वो है। लेकिन हमारी जमीन में हम है, ह और मां, हिंदू और मुसलमान। ये मेरी जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है, और ये हम सब की, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए जो पाकिस्तान चले गए वो उनकी मर्जी थी, लेकिन जो यहां हैं ये उनकी मर्जी थी, ये उनकी जमीन है, उनकी मातृभूमि है, या जो भी कहना चाहे है। इट इज हिंदू का भी,
मुसलमान का भी। एक बात और है कि अगर हिंदू से या हिंदुस्तान से या इंडिया से जो भी नाम आप देना चाहें, अगर मुसलमान चला जाए तो आपके श्रोता जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, परेशान हो जाएंगे। मटन चिकन कहाँ से मिलेगा? आई मीन इट्स ऑन अ लाइटर पॉइंट, लेकिन वैलिड पॉइंट है। आज मुसलमानों की बदौलत इस देश में बहुत कुछ है। हम सिर्फ नॉनवेज तक इसको स्टिक नहीं करेंगे, लेकिन स्किल, अमूमन ये देखा गया है कि मुस्लिम लड़के बहुत जल्दी अर्न करने लगते हैं। हमारे देश में एक पॉलिटिकल डिवाइड जो 30-40 साल पहले हिंदू मुसलमान के बीच में लाई गई, इस बदौलत हम देखते हैं आज के मुसलमान लड़कों को कोई काम नहीं देता, नौकरी नहीं देता, बिजनेस खोलने नहीं देता। कहीं खोलते हैं तो बोलते हैं नाम बदलो, जगह बदलो। ये पुरानी चीज है। मुसलमानों को यहाँ काम देने में आनाकानी बहुत समय से चली है, इसी तर्ज पे कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। कुछ लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आईएएस हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ हैं, लेकिन अधिकांश मुसलमान एक यंग एज में नौकरी करना, खुद का छोटा सा व्यापार खोलना और कमाना शुरू कर देता है। मेन चीज है कमाना। और एक आम हिंदू इसी देश में वो 25 साल की उम्र तक पढ़ाई कर रहा होता है, उसके बाद नौकरियां नहीं, काम नहीं, माँ बाप के हजारों लाखों रुपए खर्च करवा के बेरोजगार घूमता है। हम इस जमीन पे जो अवतरित हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुए, वो तो हमारी जरूरत है ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो लक्ष्मी की पूजा जो अभी दिवाली में की गई, यानी मनी, सो इट्स ऑल अबाउट मनी। और मुसलमान तो बहुत जल्दी कमाना शुरू करता है। एवरेज कहा जाता है बेरोजगार, कहा जाता है कम पढ़ा लिखा, लेकिन माल पानी है उसके पास, हिंदुओं के पास नहीं है। अगर यही स्किल चला जाए तो कौन यहां बकरा काटेगा, कौन मुर्गा मछली का बिजनेस करेगा? गिरिराज सिंह। हिंदुओं में तो झटका मीट चलता है, लेकिन झटका करने वाला कोई नहीं मिलता। आज किसी के हाथ में आप देख लीजिए, हम तो दिल्ली में हैं, कोई झटका मीट शॉप है, होगी कहीं एक आध, तो चिकन की हुई, चिकन हो, मटन हो। आफ्टर ऑल अगर किसी जानवर का गोश्त खाना है, चाहे मछली हो, बकरा हो, मुर्गी हो, तो सनातनी लोग तो झटका मीट खाते हैं। झटका मतलब एक झटके से गर्दन उड़ाने वाला। मुसलमान हलाल मीट खाते हैं। हलाल और झटके में जो फर्क है वो मुझे एक्सप्लेन यहां करने की आवश्यकता नहीं, सब व्यूअर्स को पता है कि मैं क्या बता रहा हूं। तो अगर सनातनी मांस खाना है, जैसे गिरिराज सिंह ने दुकान खोली है एक बिहार में, तो झटका यानी एक झटके में गर्दन उड़ाने वाला काम करना होगा। वो काटने वाले कौन है ही नहीं। हिंदुओं में कौन झटका देगा जानवर को? ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि नॉन वेजिटेरियन फूड के लाले पड़ जाएंगे यहां अगर मुसलमान चला जाए। मैं उदाहरण देता हूं लखनऊ जैसे शहर का। लखनऊ जैसे शहर में चिकनकारी का काम होता है कपड़ों पे, कौन करता है? अगर वो हट जाए तो फिर हम लोग नॉनवेज के और कपड़ों के सिवाय भी अगर देखें तो अब्दुल पंचर लगाता है ना, यही कहा जाता है। हम तो नहीं कहते, चिंटू लोग कहते हैं। तो अगर अब्दुल पंचर लगाने वाला पाकिस्तान चला गया तो इनकी गाड़ियों का क्या होगा? इनकी गाड़ी रिपेयर कौन करेगा? इनकी गाड़ी के पंचर कौन लगाएगा? और हकीकत जानिए, माँ बाप के पैसों पे पल रहे ये जो लड़के हैं हिंदू, जो मोटरसाइकिलें लेके जाते हैं और ये रिजवान भाई जरा गाड़ी ठीक कर दो, बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो रिजवान खुद का पैसा कमा रहा है। सो आई डोंट थिंक कि हमें ये सोचना चाहिए कि मुसलमान यहाँ क्यों है। ये उसकी उतनी ही जमीन है जितनी मेरी है, ये देश उसका उतना ही है। भारत, इंडिया का जन्म धर्म के आधार पर नहीं हुआ, पाकिस्तान का जरूर हुआ था। 1947 में 2 देश बने,
इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पे हुआ था, भारत का जन्म धर्म के आधार पे नहीं हुआ था। एक शोर है सब तरफ, और खासकर वो शोर मीडिया में सबसे ज़्यादा दिखता है, गोदी मीडिया में, कि भारत में जो सारी समस्याएं हैं वो जिहादियों की वजह से हैं। जिहादी शब्द जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो आप जानते ही हैं, मुल्लों की वजह से हैं। सारा जो आप कहीं से भी परेशानी की बात गिनाना शुरू करिए, सारी बात यहीं पर आ जाती है। सोशल मीडिया में अभी बिहार में ट्रेनों का हाल बहुत बुरा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह दिवाली की छुट्टियों में लोग गए और वापस आए। उस हालत के पर भी बात करो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आ जाता है कि वो ये गलती है, मुसलमान यहाँ हैं। तो ये हम लोग भी सुन सुन के परेशान हो जाते हैं कि अच्छा होता हमारे बुज़ुर्गों ने ये तय किया होता, हमारा तो ये डिसीजन नहीं है, और बाद में तो कोई जा भी नहीं सकता कहीं और, उस वीज़ा पासपोर्ट की रिजीम है। लेकिन हमें वाकई लगता है कि चले ही गए होते जिस हाल में भी होते। हालांकि वहाँ भी हाल तो अच्छा नहीं रहा मुहाजिरों का, लेकिन यही लगता है। अब सवाल ये है कि ये बात हम कहाँ, जो बातें आपने कही हैं, इन बातों को कहाँ कहें, कहाँ जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव है, वहाँ कैसे इन बातों को किया जाए। उसके लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक ही था मीडिया, वो मीडिया हाईजैक्ड है। मीडिया का खुद का एजेंडा यही है कि असली मुद्दों से ध्यान हटाना है। ट्रेनें नहीं अगर बिहारियों के लिए तो उसका दोष मुसलमानों पे मर दो। त्यौहार चल रहा है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन मुसलमानों की लिंचिंग की खबरें आ रही लगातार। तो अब समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ किस उसमें षड्यंत्र में या चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इस बात को 3 भागों में बांटा जाएगा। एक प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, एक आज़ादी के बाद, और एक हाल का 15-20 साल। आज़ादी से पहले, चाहे वो ब्रिटिश राज, उससे पहले जितने भी शासक रहे यहाँ, मुगल हों, एक हम गुलाम वंश कहते हैं वो हों, अन्यथा तुगलक हों, अफगानी हों, कहीं से भी हो, उस समय हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था। उस समय राजा होता था, राजा का मंत्री कोई भी हो सकता था। जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, उनके टोटल 11 जनरलों में से 4 तो मुसलमान थे। इसी तरह से मुगल शासक हों, इनके भी बड़े बड़े मंत्री हिंदू रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तब हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था, तब रजवाड़े थे। हिंदू मुस्लिम डिवाइड प्राइमरीली हमको देखने को मिला ब्रिटिश राज के अंदर, कि उन्होंने हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए और मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए, ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में, कई जगहों पे इस तरीके से डिवाइड एंड रूल किया। उसका असर हमको देखने को मिला पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस हल्का फुल्का हिंदूवाद मुसलमानवाद चलता रहा यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो एक एजेंडा बन गया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी हिंदू मुस्लिमवाद को आगे नहीं बढ़ाया, कभी सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ावा दिया। तो कांग्रेस का शासन, जिसको कहा जाता है कि 70 साल में क्या किया, 70 साल तो उनका शासन नहीं था, लेकिन लगभग 4 दशक में जो कांग्रेस का अच्छा शासन रहा, उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। और इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदू महासभा हो, आरएसएस से निकली जनसंघ हो, यहां तक कि जनसंघ ने भी हिंदू मुसलमानवाद नहीं किया। लेकिन इसी कारण से जनसंघ में से होते हुए भारतीय जनता पार्टी का जब 80 के दशक में पैदाइश हुई, जब वो पैदा हुए, उनका एजेंडा ही था हिंदू मुसलमानवाद। उसका एक रीजन है, कभी भी एक चलते हुए प्रवाह को काउंटर करना है तो कुछ नया लाना पड़ेगा। और जिस तरह से सेंट्रिक आइडियोलॉजी के साथ और जिस तरह से देश के अंदर सौहार्दपूर्ण माहौल जितना हो सका, ऐसा नहीं कि उस समय दंगे फसाद नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन उन्हें कंटेन करते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए, देश को डेवलप करते हुए एक सौहार्द का माहौल बनाया गया, बनाने की कोशिश की गई, और उसका प्रवाह हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन द ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी एंड द वेरी ग्रेट अडवाणी, इन लोगों ने उसको काउंटर किया। इन्हें अपनी राजनीति चमकानी थी। कोई, अब अटल जी तो है नहीं,
लेकिन कोई अडवाणी जी से जो पूछ ले, या उनके साथ के मुरली मनोहर जोशी इत्यादि लोगों से आज कोई पूछ ले कि आपको भारतीय जनता पार्टी बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो वो ये नहीं था कि उन्हें हिंदू मुसलमानवाद करना था। उसका आंसर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता पार्टी में से पैदा हुई, उस जनता पार्टी में उससे पहले जनसंघ में कोई हिंदू मुसलमानवाद नहीं करता था। तो काउंटर कैसे करेंगे? इनकी अपनी एक थीसिस कह लीजिए, एक इनकी अपनी एक स्टडी कह लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ कह लीजिए से लेकर के जब तक अटल जी ने नई पार्टी नहीं बनाई, वो उनके हिसाब से कांग्रेसी बिहेवियर ही था कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको अच्छे से लेके चल रहे हैं, सब लोग देश की बात कर रहे हैं। अब काउंटर कैसे किया जाए? तो अटल जी और अडवाणी जी ने इस तरह से काउंटर किया, जैसा अटल जी के शब्द याद होंगे, समतल करना पड़ेगा नुकीले पत्थरों को। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी नेचुरल हैं कि अगर दोनों जगह सेम जैसा अगर बिहेवियर होगा तो पॉलिटिकली बाद में आने वाली पार्टी पिकअप नहीं कर सकती। अब इसको इन्होंने काउंटर करके जो माहौल पैदा किया, आई एम श्योर वो नहीं चाहते होंगे उस समय वो नहीं चाहते होंगे कि वो इतना ज्यादा गंदा हो जाए जैसे आज का माहौल हुआ। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मन से नहीं चाहता होगा कि 2002 के बाद इतना बिगड़ जाए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो खुद दंगे फसाद के लिए जाने जाते हैं, जेल गए, रोए, सब कुछ हुआ, क्या भाषण और भाषा, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं, आज वो नहीं चाहेंगे कि हिंदू मुसलमानवाद हो। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये जब शासन में होते हैं तो ये लोग अपनी शेखी बघारते हैं कि देखो सांप्रदायिकता कहीं है ही नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब गुंडे बदमाश शासन में आ जाते हैं तो फिर दंगे करने वाले कहाँ हैं? इन्हीं के तो ये तो लोग हैं। सो द पॉइंट इज कि टुडे अगर हम कहें कि मुसलमान जो है वो इस देश के अंदर बोझ है तो हम गलत होंगे। अगर हम ये सोचें कि मुसलमान क्यों नहीं चला गया, आई मीन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मन में ऐसा आता होगा कई मुसलमानों को, यार बाप दादा ने वो निर्णय ले ही लिया होता, पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि बाप दादाओं ने वो निर्णय क्यों नहीं लिया। ये इनकी जमीन है, ये घर है, अपना घर छोड़ के कोई क्यों जाएगा? दैट इज द रीजन। जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे ख्याल आ रहा है कि हिंदी उर्दू बोलने वाले मुसलमान ये सोच भी ले, लेकिन जो मुसलमान मलयाली बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, कन्नड़ बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा वहाँ? उसके लिए तो वो तो उसके इमेजिनेशन में उस तरह का कोई आइडिया ऑफ मुस्लिम लैंड है ही नहीं। वो तो इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ उस तरह का मुसलमान है। तो ये जो पूरा मूवमेंट है पाकिस्तान बनाने का, ये तो पूरा हिंदी उर्दू प्रदेश में चला है। नॉट एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया था। हाँ, वो उधर ईस्ट में भी हुआ और मूवमेंट बहुत था। देखिए आप अगर आज भोपाल चले जाएं या उस इलाके में चले जाएं या गुजरात चले जाएं तो यहाँ पे जो भाषा है वो अब हैदराबादी भाषा से बड़ी इम्प्रेस्ड भाषा है। उसका रीज़न ये है कि जब हैदराबाद को एज ए स्टेट ऑफ हैदराबाद जब वो पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे वहाँ के निज़ाम वगैरह, तो उसके बाद जब मूवमेंट हुआ तो बहुत सारे लोग वहाँ से चले लेकिन पहुँच नहीं पाए। तो स्प्रेड तो ज़रूर हुआ, लेकिन मुसलमानों की एक खासियत भी है कि जो जाना चाहते थे वो चले गए, कुछ एक जा नहीं पाए, लेकिन फिर बाद में भी मौका मिला तो चले गए। आज भी शादी ब्याह होता है, निकाह पढ़ते हैं, वहाँ जाते हैं, आते हैं, लेकिन अधिकांश मुसलमान जो मेरे देश का है, मेरा भाई जो यहाँ रहता है, वो जाना नहीं चाहता था, उनके बाप दादा नहीं जाना चाहते थे। देखिए उस देश का निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण मुसलमानों को एक तरफ ले जाने के लिए नहीं था। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं, मैं एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड बना तो क्या सारे हिंदुओं को वहां चले जाना चाहिए? वहां तो आप जमीन नहीं खरीद सकते। तो किसी चीज को बनाने से, किसी चीज को कार्व आउट करने से इट डजंट मीन कि सब चले जाओ। अगर ऐसा करना ही है, अगर ये थॉट प्रोसेस है, मतलब मुसलमानों की नहीं, अगर हिंदुओं की इस देश में,
कि पाकिस्तान बनाया था तो सारे मुसलमानों को चला जाना चाहिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में से काट करके कार्व आउट करके उत्तराखंड बनाया। मैं चाहूंगा सारे हिंदू वहां चले जाएं और बना लें अपना हिंदू राष्ट्र उस छोटी सी जगह को। क्या गवर्नमेंट अलाउ करे? तो लॉजिक बैठती नहीं है। पाकिस्तान किसने बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना। वो कौन से मुसलमान थे? वो तो मुसलमान के नाम पे ही डज नॉट फिट। लेकिन वो उन्होंने जो क्रिएट किया वो हिंदू मुसलमानवाद की वजह से नहीं किया था। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का क्रिएशन मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे मढ़ा जरूर जाता है, लेकिन उसका कारण कौन था? लोग सोचते हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर वहां पे झगड़ा हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम वहां बना लेंगे। देखिए, इसके बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ फैंटास्टिक कांग्रेसी फ्रीडम फाइटर जब तक उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड नहीं की, तब तक वो बड़े फैंटास्टिक बुक्स में थे हम लोगों के। लेकिन याद रहे कि वो महात्मा गांधी से भी ज्यादा सीनियर थे, कांग्रेस में ही नहीं, एज बैरिस्टर ऑल्सो। महात्मा गांधी के सीनियर थे पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में सारे बैरिस्टर्स थे। मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर, जिन्ना साहब बैरिस्टर, नेहरू साहब बैरिस्टर, गांधी साहब बैरिस्टर, सारे बैरिस्टर्स थे। लेकिन महात्मा गांधी तो तब इस जमीन पे वापस आए पॉलिटिक्स में जब ऑलरेडी जिन्ना एक बहुत बड़े कांग्रेसी और फ्रीडम फाइटर के नाम पे फेमस थे। वो सरदार पटेल के लगभग की एज के रहे, महात्मा गांधी से वो सीनियर रहे। तो जब उन्होंने, पता एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं, आपका व्यूअर भी इस बात को बड़े आराम से समझ सकता है कि अगर एक आदमी 10 साल से फेमस है, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी 10 साल से तो बहुत फेमस है एज प्राइम मिनिस्टर। अब अगर उनकी जगह किसी और को इस समय बीजेपी प्रधानमंत्री बना दे, लेट अस से फडणवीस को बना दे, क्या मोदी जी सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस को इस 2025 में बीजेपी कहे कि ठीक है मोदी जी हटो, हम आपको देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं प्रधानमंत्री, मैं तो कहता हूं कि अगर अमित शाह को होम मिनिस्टर से हटा के देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाए तो वो अमित शाह भी सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में दे आर कंसिडर्ड टू बी फार सीनियर देन मिस्टर फडणवीस। बस यही चीज थी। जब जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का नाम हम लेते हैं, उससे पहले हमें देखना चाहिए कि मिस्टर जिन्ना जो थे वो महात्मा गांधी से पॉलिटिक्स में बहुत सीनियर थे, बहुत नोन थे, कांग्रेस के वो स्टॉलवर्ट थे उस समय। एंड जब महात्मा गांधी आए, मोहनदास करमचंद गांधी आए, महात्मा तो बाद में गिने गए, एंड सडनली फॉर वॉट एवर गुड बैड रीजन सारी पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। कांग्रेस के अंदर सारे नेता नगरी उनके आसपास घूमने लगे, एंड एवरीवन वाज लिसनिंग टू महात्मा गांधी। अब आप सोचिए कि जिन्ना के मन में क्या गुजरा होगा। तो ही सेड, उन्होंने कहा इन बातों को अपने तरीके से कि भाई मैं ज्यादा सीनियर हूं। और जब उनको चिढ़ मची, किसी को भी मच सकती थी, ये तो अच्छी किस्मत कहें खराब किस्मत कहें कि वो एक मुसलमान थे, कहने के लिए, वो वैसे तो मुसलमान थे नहीं लेकिन कहने के लिए, तो उन्होंने फिर अपना ये अंग्रेजों के साथ मिलकर गेम खेला। तो इट इज नॉट के मोहम्मद अली जिन्ना कोई खराब आदमी था। मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के, भारत के लिए ब्रिटिश इंडिया के जमाने में बहुत स्टॉलवर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस फ्रीडम फाइटर रहे, लेकिन जिद में आकर के उन्होंने ये किया। उस दौर के सीनियर कांग्रेसी स्टॉलवर्ट्स का अगर साइको एनालिसिस किया जाए तो जो बात आप कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि एक इंसान जो सीनियर है, इक्वली काबिल है और उसने ज़्यादा काम किया है, पहले से काम कर रहा है। नहीं, आई मस्ट ऐड हियर, ना सिर्फ काम किया है, इवन लॉयर बैरिस्टर के नाते सरदार पटेल का केस उन्होंने लड़ा था जब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इशू हुआ था, जिन्ना साहब ने लड़ा था।
इवन जो हाई कोर्ट था लंदन में, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट तो बाद में बने, तब हाई कोर्ट लंदन में होता था, जिन्ना की प्रैक्टिस वाज फार सुपीरियर देन महात्मा गांधी। वो कानूनी प्रैक्टिस में फार सुपीरियर, वो पॉलिटिक्स में फार सुपीरियर, एंड सडनली देवेंद्र फडणवीस आते हैं और महात्मा गांधी नहीं, हमारे मोदी जी का बिजनेस खराब हो जाता है, तो कौन सहन करेगा? दिस इज व्हाट हैपेंड। सो हिंदू मुसलमान वाद बहुत लेट आया, इट वॉज नॉट इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम। उस दौर को आंखों में ला करके जब ये बातें सोचते हैं तो लगता है कि ये कितने छोटे से ग्रुप का मसला था जो बहुत बड़ा हुआ और जिसने देश के तकदीर को बदल दिया। अगर आप देखेंगे तो पुरानी बातों में चले जाएं तो स्टेट ऑफ मैसूर में चले जाइए। जी, आजकल मॉडर्न हिस्ट्री बना करके मराठाओं के लिए ये कहा जाता है, नहीं वो तो पिंडारा थे जिन्होंने श्रृंगेरी मठ तोड़ दिया, जो स्टेट ऑफ मैसूर में जहां टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली शासन किया करते थे। उन्होंने कभी अपनी राजधानी का नाम नहीं बदला, श्रृंगेरी मठ के नाम पे ही था। उसको तोड़ने वाले कौन? मराठा थे। लेकिन क्योंकि आजकल वो हमारी हिस्ट्री कॉन्कॉक्टेड पढ़ाई जाती है तो पिंडारा नाम दे दिया गया है। तो उस समय भी यही हाल था, फिर टीपू सुल्तान ने ही उसको दोबारा क्रिएट किया, श्रृंगेरी मठ को। तो हमारे यहाँ ये डिवाइड नहीं था। ऐसा लगता है इतिहास में सिर्फ मुस्लिम राजा हिंदू राजाओं को हरा रहे थे या उनके ऊपर हमला कर रहे थे। हिंदू राजा हिंदू राजाओं से भी तो लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक होकर के किसी तीसरी शक्ति से भी तो लड़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है कि जिस ज़माने में को एजुकेशन नहीं थी, किसी तरह के साथ में पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, उस ज़माने में हिंदू राजकुमारियों से, आम बालिकाओं से नहीं, हिंदू राजकुमारियों से, जो एक महल में रहने वाली, एक सिक्योरिटी में रहने वाली लड़कियों से मुसलमान राजाओं की शादियां कैसे होती थी, क्यों होती थी, कहाँ कोई ये लव मैरिज तो होती नहीं थी कि किसी ने पसंद कर लिया और कह दिया कि मैं ताकतवर हूँ और मेरी बात मानो, ऐसा तो है नहीं। ये जो इतनी सारी बातें हैं जिसका आज हम भुगत रहे हैं, ये नहीं समझ आता कि ये कैसे ये संबंध स्थापित होते थे राजाओं के बीच में कि मुसलमान राजा और हिंदू राजा वो आपस में शादी कर रहे हैं और भुगत हम रहे हैं आज। देखिए, जब आप कहती हैं कि मुसलमान राजा और हिंदू राजा, पहले हिंदू राजा नहीं आज के हिसाब से कहती हूँ, जाहिर है उस जमाने में वही राजा थे। नहीं, मैं उसी चीज पे अपनी बात रख रहा हूँ कि पहले हिंदू राजा नहीं होते थे, छोटे छोटे जागीरदार होते थे। ये तो एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते हैं हम कि भाई देयर वाज अ किंग, हिंदू किंग। हिंदू किंग था, उसका महल कहाँ है, उसके घर कहाँ है, उसके किले कहाँ है? कहीं नहीं है। कहीं तो होंगे। मतलब मैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज को तो छोड़ ही दीजिए, मैं पिछले 400 500 साल 600 साल की बात कर लूं तो इन हिंदू राजाओं के किले कहाँ हैं? तो मुझे बताया जाएगा, देखो राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर एंड सो ऑन, जयगढ़ वगैरह, ये सारे किले जो है ना मुगल शासन के समय में बने हैं। मुगल आए, मुगलों ने इन छोटे छोटे जागीरदारों को कैप्चर किया, जिसको आप कशवाहा डायनेस्टी और फलाना डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टीज कहते हैं। ये ताकतवर नहीं थे, ये छोटे छोटे डायनेस्टीज थे, छोटे छोटे कुनबे थे, खाना बदोश कुनबे या कहीं एक जगह पे टिके हुए कुनबे। और वो बड़ी बड़ी फौज आई, उन्होंने इसको इन पे कब्जा कर लिया और फिर सबका सर तन से ना हो जाए इसलिए अपनी बहन बेटियां ब्याह दी। तो आम बात थी, इसको कहते हैं पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो वैश्विक है, ग्लोबल है कि एक राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए या अपने ही फैमिली के लोगों को बचाने के लिए, ये तो यूनिवर्सल चीज है बहन बेटी ब्याह देना, ताकि रिश्तेदारी बन जाए। और एक बार रिश्तेदारी बन गई
तब तो फिर आप उस पर हमला नहीं करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे, सुरक्षित हो जाते थे। अब हुमायूं को देख लीजिए, जब शेरशाह सूरी की वजह से हुमायूं भागे तो कहाँ पहुंचे? पर्शिया पहुंचे। वहां पे उनको नहीं दिया गया शरण, मना किया गया कि भाई तुम तो हमारे नहीं हो। तो एक ही रास्ता था कि लड़की से शादी कराई गई। हुमायूं की एक और बेगम बनी जो कि पर्शियन थी, तब जाके वो जमाई राज बने, तब उनको वहां शरण मिली। तो ये खाली हिंदुओं में नहीं, ये मुसलमानों में भी रहा है, और ये आपसी तालमेल बढ़ाने का तरीका था। आज हम इसको किसी भी पर्सपेक्टिव में गलत तरीके से ना देखें। हिंदुओं की भी लड़कियां उतनी ही मैरिड हुई हैं मुस्लिम शासकों के साथ, तो मुस्लिम लड़कियां भी गई हैं हिंदू शासकों के पास। ये रिलेशन बिल्डिंग था, और हिंदू राजा नहीं हुआ करते थे। हम तो कई बार लोगों से पूछते हैं मुगल शासन से पहले के कोई किले तो दिखा दो भाई। आई मीन 2000-3000 साल छोड़ दीजिए, आप बाबर के आने से पहले के हिंदू किले दिखा दीजिए, नहीं मिलेंगे आपको। अब तो ज्यादा आसान है ना, तेजो महल कह दो, कुतुब मीनार को कह दो हिंदू मंदिर था, और लाल किले को भी कह दो कि वो मुसलमान ने नहीं बनाया था, शाहजहां ने नहीं बनाया था, फला राजा ने बनाया था। जामा मस्जिद के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी मंदिर था। कहने में क्या जाता है? कहने में तो हम ये भी कहते हैं कि ये फलाने भगवान की मूर्ति है और फलानी देवी की मूर्ति है, जबकि वैदिक धर्म के अंदर तो मूर्ति पूजा अलाउड ही नहीं है। वेद पुराण उपनिषद तो कहीं मूर्ति पूजा को अलाउ नहीं करते। तो कहने की बातों पे तो समय अनुसार लोग अपना अपना धर्म तक बना लेते हैं। ये जो आजकल आप मूर्ति पूजा का धर्म देख रही हैं, ये वेद उपनिषद और पुराण के मुताबिक नहीं है। पुराण वही कहते हैं जो कुरान कहती है, कुरान भी वही कहती है जो बाइबल कहती है, और सब मिलकर के एक ही बात कहते हैं कि द गॉड कैन नॉट बी डिफाइंड, निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है। तो अब ये जो नया चल रहा है ट्रेंड, ये साल 200-300 साल पुराना भी नहीं है। तो कहने के लिए तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुसलमानों के साथ हिंदुओं के जो पुराने रिश्ते रहे, हम इस शब्द हिंदू को यहां थोड़ा साइड में रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब बाहर से शासक जो आए लोग जिन्होंने शासन किया, वो हिंदू करके नहीं बात करते थे, वो ट्राइबल्स के साथ डील करते थे। अब जरूर सोसाइटी बड़ी हो गई है तो आप जाति वाति को लेकर के हिंदू और मुसलमान बन गए हो। पहले ट्राइबल्स थे सारे, मोर और लेस एवरीवन वाज ट्राइबल। क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानवाद होता तो गोस्वामी तुलसीदास की रचित किताबों में कहीं ना कहीं तो लिखा होता, भाई जहांगीर और शाहजहां के जमाने में गोस्वामी तुलसीदास अच्छी अच्छी रामचरितमानस लिखते हैं, अच्छे अच्छे हनुमान चालीसा लिखते हैं, और कहीं भी मुसलमानों का कोई गलत बिहेवियर दिखाई नहीं रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? और उस समय के मुगल शासक अलाउ भी कर रहे कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम किताब भी लिखो, उसका प्रसार प्रचार भी करो। वो तो इसलिए मंदिर बनवा रहे थे, मंदिरों को जमीनें दे रहे थे, मुआवजे दे रहे थे पुजारियों को बड़े बड़े। तो मुगल शासकों ने तो बहुत मंदिरों के निर्माण में आगे बढ़ चढ़ कर के ना किया। सिर्फ मुगल शासकों ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिस मठ के हेड हैं, यस, उनको भी जमीनें लखनऊ के नवाबों ने दी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जिसको लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हम चर्चाएं करते हैं, और उसमें से ट्रिकल डाउन ये होता है, बॉयल डाउन ये होता है कि मुसलमान क्यों नहीं चला गया यहां से। मैं कहता हूं कोई आवश्यकता ही नहीं। ये डिबेट बना है पॉलिटिकल, ये वोट पोलराइजेशन का डिबेट है। लेकिन संख्या बल एक ऐसी हकीकत है जिसके आगे, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो ज़्यादा शोर कर सकता है, जिसके पास सारे संसाधन हैं, बात तो उसी की चलेगी, उसी की मानी जाएगी, या वो जो चाहेगा करवा लेगा। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाले मामले में भी हम लोगों ने देखा, और आज सड़कों पर आप देख रहे हैं लगातार। तो संख्या बल के आधार पे किसी को भी, कमज़ोर को, एक अकेले को या दो लोग जा रहे हैं उनको पकड़ के लिंच कर देना, ख़त्म कर देना,
ये सब हो रहा है, लेकिन जवाब वहीं हिस्ट्री से उसका तय किया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में ये हुआ था। कहाँ फंस गए? संख्या बल हमारे देश में डिस्कस बहुत होता है कि 80% हिंदू हैं, 14-15% मुसलमान हैं, लेकिन हवा, पानी, धर्म ये किसी देश की सीमा को नहीं पहचानते। और मैं कई बार सोचता हूं इस बारे में कि अगर मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़ा हूं तो मैं कौन सी हवा सांस ले रहा हूं। अगर किसी धर्म की बात की जाए तो हमारे हिंदू भाई बहन जो अमेरिका में रहते हैं वो यहां से गया हुआ धर्म लेके ही तो गए हैं। तो संख्या बल की अगर हम बात करें, जो कई लोग इस चीज को लेके उत्तेजित हो जाते हैं, तो मुसलमान कहीं ज्यादा है इस दुनिया में। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बहुत लोगों को, क्योंकि देश की बाउंड्री तो बदलती रहती है। कभी सम्राट अशोक की एक बाउंड्री थी, कभी मुगल बादशाहों की थी, फिर अंग्रेजों की रही, फिर आज की हैं, और ऐसे शासक रहे तो पता नहीं कितनी रहेंगी। यानी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, बौद्ध और जैन, ये उन लकीरों से संख्या बल में नहीं गिने जा सकते। अगर किसी भी देश में, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, पैलेस्टाइन, अगर फिलिस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म यहूदी करते हैं, या पुराने जर्मनी में जहां यहूदियों पे आर्यंस ने किया था, वही आर्यन जो आज अपने आप को हिंदू समझते हैं, तो क्या दूसरे देशों से लोग नहीं आए मदद करने? तो अगर बात इतनी बढ़ जाएगी, अगर एक्सीलरेटर गाड़ी का इतना दबाया जाएगा, तो ये लकीरें मिट जाएंगी। इसलिए मैं संख्या बल को एग्री नहीं करता। इस दुनिया में मुसलमान हिंदुओं से कई गुना ज्यादा है। आपने कहा अगर इतना दबाया जाएगा तो उस अति तक जहाँ पर हिटलर ने पहुँचाया था, वहाँ पहुँचने के बाद कुछ होगा क्या? लेकिन वो नौबत क्यों आए? हमारे देश के लोग ही आपस में बैठ करके अपने मसलों को हल कर लें, तय कर लें कि हम एक देश के लोग हैं, हमारी हम बिल्कुल एक है। मतलब अगर मेरा नाम बदल के कोई हिंदू नाम रख दे, आपका नाम बदल के कोई मुस्लिम नाम रख दे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक जैसे दिखने वाले, एक जैसी हमारी खाल, एक जैसा हमारे बालों का रंग, एक जैसा हमारी आंखों का रंग, जिल्द, कद, काठी, सब कुछ, एक भाषा, एक ज्योग्राफी में रह करके एक जैसा भोजन करने वाले, क्या हो गया है? देखिए, ये बात तो सही है कि एक जैसा भोजन करने वाले, वहां से हम शुरू करते हैं। और क्योंकि मुसलमानों के टॉपिक पे बात हो रही है, तो मैं हिंदुओं का भी बता दूं कि मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति जिसे बहुत से लोग इस देश में लागू करना चाहते हैं, कि अगर किसी हवन में बलि दी जाती है, और हर हवन में बलि देनी पड़ती है, अच्छा, यानी लाजमी है। आहुति। अब वो आहुति आप फल की दो या अच्छा, जानवर की दो, आहुति होती हाँ, है। वो डाला जाता है। हाँ, जो फलाना फलाना स्वाहा जो होता है, वो जो आहुति है, जो बलि है, वो देनी जरूरी है। और स्वाभाविक सी बात है कि मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि उसमें आलू और बैगन की नहीं होती, उसमें जानवर की बलि होती है। आज भी रेलेवेंट है। आप आसाम चले जाएं, बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ तक कि यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं भी आप चले जाएं, साउथ इंडिया में चले जाएं, तो बलि जो है वो जानवरों की दी जाती है। चलिए, इतना तो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन उसमें मनुस्मृति में साफ शब्दों में ये लिखा है, जिस मनुस्मृति को ये लोग लागू करना चाहते हैं, कि जो पंडित ब्राह्मण वो हवन करवा रहा है, वो यज्ञ करवा रहा है, उसका पहला प्रसाद, वो जो बलि है, आहुति है, उसी से प्रसाद बनता है, उसे उस ब्राह्मण को ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा वो नरक में जाएगा। अब आप भैंसे क्या दो, बकरा, मछली, आलू, किसी भी चीज की बलि देंगे आप, तो उस प्रसाद का पहला भोग ग्रहण इंसानी तौर पे ब्राह्मण, क्योंकि जब तक ब्राह्मण
ग्रहण नहीं करेगा, पूजा खत्म नहीं होगी। लोगों को ये पता होना चाहिए, मनुस्मृति के हिसाब से नहीं, हिंदू धर्म जो कहा जाता है उसके हिसाब से जब ब्राह्मण कुछ खाता है ना तो भगवान तक ट्रांसफर होता है, पहुंचता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खाने पीने की बात से तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है कि एक जैसा खाना पीना तो है। ये वैष्णव प्रवाह ने थोड़ा सा आजकल इंडिया में वेजिटेरियनिज्म ज्यादा शुरू कर दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। आज भी नॉन वेजिटेरियन दबा के खाया जाता है। 78% इंडिया नॉनवेज खाता है और मुसलमान तो सिर्फ 14-15% हैं। तो बाकी तो फिर बाकी लोग तो सब खा ही रहे हैं। जय श्री राम जय श्री कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, इनके जितने भी भक्त हैं सभी खाते हैं, कुछ नहीं खाते। बात इतनी सी है। अब खाने पीने के सिवाय भी अगर हम देखें तो फिर अगर इस देश के अंदर हमें डिवीजन जो देखने को मिल रहा है कि कहाँ फंस गए हम इस चीज में, जैसे मैंने पहले कहा कि ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी जैसे या राइट विंग जैसी पार्टियों के लिए। निशान साहब, पूरे मार्केट्स में बोर्ड लगा दिए गए कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। यहाँ न सिर्फ ये कि दुकान नहीं मुसलमान की, लेकिन किसी हिंदू की दुकान पर मुसलमान काम कर रहा है, सेल्समैन है या पानी भी पिला रहा है, तो उसको इजाज़त नहीं वहाँ होने की। तो ऐसी ऐसी बस्तियाँ, ऐसे बाज़ार बनाए जा रहे हैं जहाँ से बिल्कुल मुसलमानों को अलग किया जा रहा है। तो जिस तरह से मंदिरों से दलितों को अलग किया गया है और अछूत है, और अब उनको खुद पता चल गया है कि अब उनको उधर जाना नहीं है, तो यही कैफियत हो गई है। ऐसे में कारोबार भी नहीं है, कारोबार ख़त्म किया गया। आपने देखा है उत्तराखंड में, हिमाचल में पूरे बाज़ार मुसलमानों के ख़त्म करवाए गए, जहाँ मुस्लिम दुकानदार वगैरह थे, कारोबार कर रहे थे। तो ऐसे में आप सस्टेन कैसे करें, क्या करें मुसलमान? नहीं, आपकी बात सही तो है, लेकिन ये बहुत छोटे इलाकों की बातें हैं, कुछ सेंसिटिव इलाकों की भी बातें हैं, लेकिन अधिकांश में नहीं है। कुछ आप जगह जिस शहर से आते हैं वहाँ नहीं है? अहमदाबाद में, वहाँ तो पहले से है। अहमदाबाद में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, जिसमें एक हिंदू की ज़मीन मुसलमान और मुसलमान की ज़मीन हिंदू नहीं खरीद सकता। जिस पुलिस स्टेशन में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगा हुआ है। लेकिन जो मुस्लिम ठेले वाले हैं, जो कबाब से लेकर के मस्त मस्त खाना बनाते हैं, उसे खाने हिंदू ही आते हैं। वो सही है, मैं तो जामा मस्जिद में पॉलिटिकल डिवाइड वहाँ पे है, पता है। पॉलिटिकल डिवाइड है, अहमदाबाद नहीं पूरे गुजरात में है। पॉलिटिकली हिंदू मुस्लिम अलग हैं जब तक ट्रिगर दबाया ना जाए। जब बीजेपी ट्रिगर दबाती है कि आज हमको अलग अलग है, उसी दिन वो अलग अलग होता है, बाकी सब घुला मिला है। अहमदाबाद में पतंग उत्सव होता है, 90% वहाँ की पतंगे मुसलमान बनाता है, धागा मांझा मुसलमान बनाता है, उड़ाता है हिंदू ज़्यादा है। तो इस इंटरडिपेंडेंसी को कभी नहीं बदला जा सकता। अभी करवा चौथ गया है और ये अपील की गई कि कोई भी मुसलमान मेहंदी लगाने वाली या लगाने वाला वो मार्केट से हट जाए। बहुत अच्छी बात है, चांद तो तुमने मुसलमानों का ही देखा। I mean, अगर हमें डिवाइड करना ही है तो ये ज़रूर कुछ इलाकों में होता है, ये ज़रूर होता है, लेकिन ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप बटन इतना दबा रहे हैं कि किसी दिन बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ का मुसलमान कुछ नहीं करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उस दिन बाहर से आने वाला मुसलमान आप संभाल नहीं पाओगे। और हमारे देश के सिस्टम में ये चीज़ अलाउड नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है और कभी हुआ भी नहीं। ये बहुत डरावना भी है, मतलब ये कभी भी ना हो, हम अपना मसला खुद हल कर लें। हम नहीं कर पाएंगे अपना मसला हल, क्योंकि हम बिगाड़ रहे हैं। आज हम रोते हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म। हमने ऐसा क्या किया जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है? कुछ तो किया होगा। खाली वो एक्सपोर्ट कर रहा है इतना कह के हमारी सरकारें भाग नहीं सकती, हमने कुछ तो किया होगा। हम तो गौ रक्षकों का टेररिज्म रुक जाए उस पर ही खुश हो जाएंगे, जो गली गली हर जगह है। अब पूरे नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं, त्योहारों में त्योहार की खबरों के साथ साथ ये खबरें हैं, तो बहुत अफसोस होता है। आपने अपनी बात की शुरुआत में ये बात कही कि कांग्रेस जितने बड़े फलक पर, आइडियोलॉजी के जितने बड़े फलक पर, जिसमें उसने सबको साथ लिया था,
तो उसने किसी और विचारधारा के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी शायद, जिसकी वजह से जब आरएसएस ने अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की और अपना आउटफिट बनाया बीजेपी, उससे पहले जनसंघ, तो उनको एक ऐसी लकीर पकड़नी पड़ी जो विभाजनकारी थी, जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ तय की गई थी और जिसमें देश के अंदर समाज का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये सिर्फ वोटिंग बिहेवियर की बात नहीं है ना, ये मानसिक तौर से अवाम को बांटने की बात है। एक ही मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में रहने वाले 2 दुकानें हैं, बीच में एक मुसलमान की दुकान है, मुसलमान की दुकान जला दी जाती है। ये वाली जो राजनीति आई। देखिए, शुरुआत मैं उस बात से करूँगा कि पहले के ज़माने में हिंदू मुसलमान साथ में जो रहता था, दुकान और मकान साथ में थे, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि हिंदू मुसलमानवाद नहीं था। बिल्कुल। और अगर हम पिछले 200 साल की ग्लोबल हिस्ट्री को देखते हैं, तो इस ग्लोबल हिस्ट्री में 200 साल की, तो मोनार्की खत्म हो रही थी और 2 आइडियोलॉजीज इस दुनिया पे काबिज हो रही थी। एक थी नेशनलिस्ट और दूसरी थी कम्युनिस्ट। इस दुनिया में जब पिछले 200 सालों या उससे हल्का सा पहले जब मोनार्की, राजाशाही खत्म होने आई हर जगह, चाहे यूरोप हो, चाहे इस इलाके में हो, एशिया में हो या कहीं, तो आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ने अपने पंख फैलाए। आज भी आप जो मर्जी कह लें, रशिया इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। वो पैटर्न दिखाने का, भले ही वो डेमोक्रेटिक हो, द इक्वल पार्टनर ऑफ पॉपुलेशन हमारे साथ जो चीन है, वो कम्युनिस्ट कंट्री है। कहने के लिए आप कुछ भी कह लें। इसी तरह से अगर आप अफ्रीका के कंट्रीज में जाएंगे तो मोनार्की आज भी है, लेकिन अलग टाइप के, राजा नहीं है वहाँ, डिक्टेटर्स हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब आप यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, तो वहाँ थोड़ा सा उस यूरोपियन आइडियोलॉजी का आपको झलक दिखेगा जो ब्रिटिश था। ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ कॉलोनीज बनाई, थोड़ा बहुत फ्रेंच एंड पोर्चुगीज का भी यही हाल था, स्पेनिश का भी बाद में यह हाल हुआ कि जब मोनार्की उनकी कॉलोनीज पे से खत्म हुई, मोनार्क तो आज भी उनके यहाँ है, लेकिन कॉलोनीज पे से जब उनकी मोनार्की खत्म हुई तो उन्होंने दोनों में से किसी भी आइडियोलॉजी को पनपने नहीं दिया, ना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, ना नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जिसको हम राइट विंग कह सकते हैं। उन्होंने सेंट्रिक बिहेवियर, सेंट्रिक आइडियोलॉजी जो उनके खुद के देश में चलने लगी थी, विंस्टन चर्चिल एंड सच पीपल आर नोन एग्जाम्पल्स फॉर दैट, इन लोगों ने जो आइडियोलॉजी को बढ़ाया वो अपनी कॉलोनीज में वो छोड़ के आए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश में जब आज़ादी के बाद जो सरकारें शुरुआती रहीं, उन्होंने सबको साथ में लिया। आज तो मोदी जी को ये शब्द देने पड़ रहे हैं, तब बिना शब्दों के वो हकीकत में सबको साथ लिया जा रहा था। और कोई नुक एंड कॉर्नर नहीं छोड़ा कि कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या राइट विंग हावी हो सके। यही कारण है कि हमारे देश में हिंदू महासभा की राजनीतिक मौत हुई। भले ही वो सन 80 और 90 तक आई धीरे धीरे, बट एक बहुत बड़ी हिंदू महासभा पार्टी और उसके जो एलाइज थे, उनकी पॉलिटिकल डेथ इसी वजह से हुई, बिकॉज कांग्रेस डिड नॉट लीव एनी नूक एंड कॉर्नर फॉर सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट्स। तो महत्वाकांक्षी आवाज़ें जितनी भी थी सियासत में, उनको कांग्रेस को चैलेंज करना था, तो उन्हें उनके पास और भी तो एंगल्स और डायमेंशंस हो सकते थे। ये वाला जो डायमेंशन है, जबकि प्रीडोमिनेंटली भारत में एक हिंदू डोमिनेंट कंट्री था है, और उसमें कहीं से भी उसको डेमोग्राफिकली ख़तरा नहीं था। ये झूठी बोगी जो खड़ी की गई कि इतने साल में मुसलमान टेक ओवर कर लेंगे, उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, उनकी आबादी इतनी बढ़ रही है, और इससे जो एक ख़ास तरह का डर पैदा किया गया, तो मुसलमान का डर और मुसलमान के प्रति नफ़रत, जो कि इतिहास में जो कुछ हुआ है, जिसमें मुसलमानों का, आज के मुसलमान का ना लेना देना ना कुछ, जो राजाओं के जो कार्य हैं उनको लेकर के, तो ये सारा जो घालमेल है, इतिहास और डर, खौफ, नफ़रत, इन सब से जो अब हमें इससे निजात कैसे मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि कभी कोई कांग्रेस जैसी पार्टी, और कांग्रेस बहुत ईमानदारी से भी अगर धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर के चलने की बात करे, तो भी
क्या ये देश अब कई कई दशकों के लिए नहीं बदल गया है अपने माइंड में? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट दो भाग हैं अगेन इसके। पहला भाग तो ये है कि देश कितने साल चलेगा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, जिस तरह से इसको रन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर विभाजन पहले नहीं हुए। इस जमीन पे कब विभाजन नहीं हुए? हम लोगों का तो इतिहास ही विभाजित इतिहास है। आज से 300 साल पहले कौन सा दिल्ली और कौन सा बंबई एक ही साथ था? They used to fight against each other. तो साइकिल का पहिया है, जिसे आप समय का पहिया भी कह सकते हैं, गोल घूमता है। पहले भी बहुत बदलाव होते रहे। पिछले 1000 साल के इस भारतवर्ष, हम भारतवर्ष शब्द दे देते नाम इसका, इसके मैप का अगर आप पन्ना पलटते जाएंगे हर 100 साल का, तो you'll find it different. हाँ, देखिए वो उस समय राष्ट्र जैसी कोई चीज थी भी नहीं। जो देश था वो सबका आइडिया ऑफ देश वॉज अ वेरी पर्सनल आइडिया। जो जिस मिट्टी में था, जहाँ की जबान बोल रहा था, जिस मौसम में रहता था, वो उसको अपना देश कहता था। बॉम्बे से अभी तक, जब हम छोटे थे, बॉम्बे से लोग जब वापस उत्तर प्रदेश जाते थे तो बॉम्बे में कहते थे मुल्क जा रहे हैं। आज भी कहते हैं देश जा रहे हैं, देश जा रहे हैं। तो जो देश का आइडिया है वो बहुत शायद क्या कहें इसको, दर्शक जो मेरी उम्र के हैं, मुझसे बड़ी उम्र के हैं या मुझसे थोड़ी सी छोटी उम्र के हैं, वो सब समझते होंगे कि देश ज़्यादा अपना था और देश के साथ जो बिलोंगिंगनेस है वो बहुत पर्सनल है। सो व्हेन यू टेक आउट द हिस्ट्री एंड से दिस, कि हमारे इतिहास में और आज भी ये चीज़ शब्द बोले जाते हैं कि मुल्क जा रहे हैं, देश जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए, तो प्राइमरीली वो डीएनए में तो है ही ना कि हम अलग हैं। मेरे देश का नाम इंडिया है, भारत है, लेकिन ऑफिशियली यूनियन ऑफ इंडिया है। आज किसी भी न्यायालय में जा करके आप गवर्नमेंट के सामने केस लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। सच बात कही आपने। इस तरह से, इस नजर से नहीं देखते। तो जब हम यूनियन ऑफ इंडिया हैं, और जिस तरह से फोर्स्ड यूनियन बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि अंग्रेज को दौड़ भाग के जल्दी जाना था, और उसके बाद लड़ झगड़ के कहीं हैदराबाद, कहीं कश्मीर, कहीं कुछ ट्रेड हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, जूनागढ़ तो उस तरह से नहीं, इंक्लूडिंग भोपाल, इंक्लूडिंग आई रिमेम्बर, आई थिंक जैसलमेर या बाड़मेर कोई था जो पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। तो इस प्रकार की चीजें जब यूनियन ऑफ इंडिया में हैं, और आज भी डीएनए के अंदर है कि भाई छठ मनाने अपने देश जा रहा हूं, वोटिंग करने अपने मुल्क जा रहा हूं, तो फिर ये डीएनए जो है ये एक चीज साबित करता है कि हम अलग हैं। अब क्योंकि हम अलग हैं और क्योंकि पिछली सरकारों ने इस देश को बांधे रखने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जरूर हमको सीख दिया है, लेकिन अगर इस यूनिटी को तोड़ने के लिए अगर सरकारों में बैठे आका काम करेंगे तो फिर मुल्क मुल्क रह जाएगा। और कोविड टाइम में हमने देखा था, लॉकडाउन के समय जिस तरह से प्रांतवाद बाहर निकल के आया, इतना गंदा प्रांतवाद तो मैंने इस देश के इतिहास में कभी नहीं देखा। आजाद भारत की बात करूं, सच में जो सारा मेहनत करके बड़े बड़े शहरों को चला रहे हैं, बनाए रखते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे अनवांटेड हो गए थे, बोझ हो गए थे, और उनको किसी भी तरह धक्के मार के सड़क पर भेज दिया गया था कि चले जाओ, दफा हो जाओ। बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है कि चलो भाई भारत माता की जय, हम एक देश हैं। सिर्फ नारा लगाने से नहीं, इट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड, और वही नहीं हो रहा है। आज भी गर्व फील होता है किसी गुजराती को ये कहने के लिए कि मैं गुजराती हूं, बिल्कुल होना चाहिए। पंजाबी को पंजाबी कहने में बड़ा गर्व फील होता है, बिल्कुल होना चाहिए। बंगाली, तमिल सब अपने अपना गर्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको ये गर्व करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन भारतीय होने का गर्व सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही होता है। और इसलिए नहीं कि उस दिन आज़ादी मिली और उस दिन रिपब्लिक डे बनाया, इसलिए क्योंकि छुट्टी है। उस दिन सबको झंडे याद आते हैं और दूसरे दिन सड़कों पे मिलते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अभी दिवाली गई, कितने मंदिरों पे और कितनी मस्जिदों पे और कितने गुरुद्वारों पे देश का
राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया दिवाली के उपलक्ष्य में, राष्ट्र भर में छुट्टी थी। लेकिन राष्ट्रीयता नहीं है, ये सब किताबी बातें। मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली किसी राजनीतिक दल की लाइन को नहीं पकड़ के खींचता। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाइए, हर वहां के राज्य के निवासी को अपने राज्य पे गर्व है और उससे ज्यादा उसको अपने देश पे गर्व है। कम से कम यहां बैठ के तो यही प्रतीत होता है। वहां तो लॉकडाउन में नहीं बोला तुम फ्लोरिडा वाले हो निकलो यहां से, न्यूयॉर्क से। वहां तो नहीं बोला कि तुम कैलिफोर्निया वाले हो चलो फलाने इलिनॉय से निकलो। वहां तो ऐसा नहीं हुआ। यहां पे ये हालत आ गई थी कि भाई खाना कौन खिलाएगा। तो जिस देश में इतना प्रांतवाद है वो सांप्रदायिकता से ज्यादा डेंजरस है। सांप्रदायिकता तो फिर भी 4 लोग मिलकर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने अपने संप्रदाय के कोई बड़े होकर के कह देते हैं भाई चलो इट्स ओके लेट्स मूव ऑन। जैसे अभी आई लव मोहम्मद के मामले में हुआ, किस तरह से सैफरन ब्रिगेड जिसको कहा जाता है, सैफरन बहुत अच्छी चीज होती है तो ऑरेंज ब्रिगेड है। ऑरेंज भी अच्छा होता है ये तो पता नहीं। तो इन्होंने जिस तरह से आई लव मोहम्मद की बात को लेकर के पूरे देश भर में और कुछ सरकारों तक ने इस पे ऑब्जेक्शंस एक तरह से कहा जाए तो क्रिएट करना शुरू कर दिया, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, डिटेन करना शुरू कर दिया। क्या दिक्कत थी उससे? वो नारा तो बहुत मासूम सा, मतलब नहीं तो सवाल यह मुसलमानों के नारा लगाने की जरूरत भी क्या थी? वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और ये कभी नहीं करते थे मुसलमान, ये इस बार क्यों हुआ था? और मैं कई बार मुझे इसमें साजिश नजर आती है। मुझे बहुत, देखिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर धर्म की और उनके अनुयायियों की, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, फेथ यानी धर्म का प्रोटेक्शन मेरा संविधान करता है, प्रथाओं का नहीं करता। ये नए प्रथा निकाल लिया, कोई पुरानी प्रथा चला आ रहा है। आज प्रथाओं का अगर हम समर्थन करने लगे तो चलो सती प्रथा बाल विवाह दोबारा शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी आई लव मोहम्मद बहुत अच्छी चीज है, मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन उसको करने की आवश्यकता क्या थी? उसकी मूवमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? मैं कई मुसलमान दोस्तों को जानता हूँ जो ये कहते हैं यार हमें सड़क पे नमाज पढ़ने में होता है, फलाना होता है, परेशानी होती है। वहां समझ में आता है, बट ये आई लव मोहम्मद क्यों काउंटर करना है भाई किसी चीज को? और सिर्फ इसलिए कि कानपुर में ऐसा हुआ तुम देश भर में जानबूझ के करोगे, वो गलत है। हाँ, और मौलाना तौकीर को इस बात का जवाब मुसलमानों को देना चाहिए जिनकी वजह से इतने लोगों के घर टूटे, कारोबार गए और इतने लोग जेलों में बंद हैं। मैं शिवाजी आपके माध्यम से सभी अपने मित्रों को, भारत में रहने वालों को, बाहर का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं वो आदमी हूँ जो कहता हूँ कि जय श्री राम का नारा घर में लगाओ। मैं वो आदमी हूँ जो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि भाई मंदिर की राजनीति अगर है या मंदिर का धर्म तुम चला रहे हो, जो भी, वो घर के अंदर या मंदिर तक रखो, सड़क पे मत लाओ। मैं खुद बहुत चिढ़ता हूँ वो जो मस्जिद के सामने डीजे बजा करके जो बेहूदगी की जाती है उससे। आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए नहीं कि आप कम हैं, इसलिए क्योंकि आप ज्यादा अक्लमंद हैं। मुसलमान इस देश में हिंदुओं से ज्यादा अक्लमंद है, तभी कम उम्र में कमाने लगता है और कहीं बेहतर जिंदगी जीता। मैं मानता हूं कि उसमें आप हमसे आर्ग्यूमेंट कर सकती हैं कि कैसे जीता है और कहाँ जीता है। तो जितने प्रतिशत हिंदू गुर्बत में जीते हैं उससे कम प्रतिशत मुसलमान गुर्बत में जीता है। संख्या जरूर एक साथ दिख जाती है, लेकिन आप मेरे ख्याल से ज्यादा अक्लमंद हैं, कम से कम इस मामले में। बाकी मामलों का मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ऐसे में ये सब चीजें करना और फिर जानबूझ के उसको बढ़ावा देना, हाँ, आपका कोई धार्मिक रिचुअल हो, कोई धार्मिक प्रथा हो, धार्मिक आपका कोई मूवमेंट हो, उसमें कोई आपको अड़चन लाए तो गलत बात है। और ये आई लव मोहम्मद जो कि बहुत अच्छी चीज है, पर इसकी आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। बेवजह का एडवेंचरिज्म किया बाद में बाकी के शहरों जो उसमें मुलविस हो गए, जिनको नहीं आगे बढ़ के आना चाहिए था। और उन लोगों को पता है कि आपके लिए तो लोग मौके की तलाश में हैं, देख रहे हैं कि आप मौका दें वो मौका बना देंगे। लेट मी नॉट से कि मौका दें और मौका, वो तो खाली वो जिसको हम ऑरेंज ब्रिगेड कह रहे हैं वो, अरे भाई मतलब संघी लोग जो चाहते हैं वो इसको थोड़ा सा अटैक करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। बाकी हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां तक मैं जानता हूं संघियों की संख्या बहुत कम है।
और डरपोक हिंदुओं की ज्यादा है। हाँ, लेकिन पुलिस उनके पास है और इतने लोग जेलों में हैं सिर्फ इसी वजह सो से। आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ आपकी कि भाई लेकिन डर के नहीं जीना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम डर रहे हैं, कि हम संख्या में कम है तो डर रहे हैं, कतई नहीं। पहली बात तो किसी को किसी से नहीं डरना चाहिए, और डर के जीना है अगर, देन आपकी बात सही है, पाकिस्तान चले जाओ। सही। हमारे देश में शेर बहादुर रहते हैं। खैर पाकिस्तान तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो जा सकते हैं वो है पाकिस्तान ऑप्शन है, किसके लिए? पाकिस्तान ऑप्शन है। जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे यहाँ बसने के लिए, उन्हें नहीं बर्दाश्त किया गया और सरकार ने उनके साथ ऐसा रवैया किया कि वो भी वापस चले गए। पाकिस्तान ऑप्शन है। पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आरएसएस और उनके लोगों के लिए। मैं बताऊं क्यों? ये टिपिकल जिन्नावादी लोग हैं आरएसएस वाले। दत्तात्रेय होसाबले, मैं कई बार कह चुका हूं, जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं और मोहन भागवत के बाद नेक्स्ट नंबर हैं, ये पाकिस्तान को छोटा भाई कहते हैं। जिन्ना, जसवंत सिंह, जिन्ना, अडवाणी, इन सब की प्रेम गाथाएं पुरानी हैं, और क्योंकि इन्हें भागवत साहब अखंड का आईएसआई से रिश्ता भी पुराना है। इन्हें तो अखंड भारत चाहिए। तो मैं तो चाहूंगा कि संघी चड्डीधारी पहुंचे वहां, जो यहाँ 3 दिन में सेना तैयार करने वाले थे, पहुंचे वहां, जाएं। कश्मीर में जाकर के वो वहां की औरतों से शादी करना चाहते थे, खुली छूट है, पाकिस्तान जाओ। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, बहुत सारी शादियां करने के लिए वहां बैठी हैं तुम्हारे साथ, पहुंचो तो सही। संघियों बिल्कुल फिट है, और ऐसा अगर होता है, हमारे देश में शांति आने के आसार होते हैं। ये तो हमारे ख्याली पुलाव है, लेकिन बताइए शांति आएगी कैसे? मैं वापस कांग्रेस पर आना चाहती हूँ। देखिए कांग्रेस एक अंदर से बेहद नाकारा और कमज़ोर, और जिसके अंदर कोई विल पावर नहीं है, कोई भूख नहीं है वापस सत्ता में आने की। सिर्फ ये है कि टिकट मिल जाए, या कुछ लोग चाहते हैं कि वो राहुल गांधी के आसपास दिख जाएं। खुद राहुल गांधी क्या चाहते हैं नहीं समझ में आ रहा है। वो एक क्रूशियल इलेक्शन टाइम में वो चले गए, विदेश चले गए, और वहाँ जाकर के कुछ लोगों से बातें करने लगे। अगर कांग्रेस ही हमारा मुख्य विपक्ष है, और कांग्रेस जैसा मुख्य विपक्ष इस हालत में है, और पॉलिटिकल चीज़ों से ही चीज़ें तय होती हैं, होंगी, लॉ एंड ऑर्डर उसी से सुधरेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ उसी से आएगा, और फिर जो ज़्यादा ज़रूरी सवाल हैं, युवाओं के रोज़गार के सवाल, ये सब भी होंगे। आपको क्या लगता है हम कब तक इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे एक देश के तौर पे? फॉरगेट अबाउट, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, सिर्फ मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। नहीं, अब ये तो आपने जो क्वेश्चन किया, ये तो यूनिटी ऑफ इंडिया पे आके खड़ा हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम यूनियन ऑफ इंडिया हैं। मैं एग्री करता हूँ कि कांग्रेस अब उन हालातों में नहीं है जैसे आज से 20 साल पहले तक थी पॉलिटिकली। प्रांतीय दल, जिसको क्षेत्रीय दल कहा जाता है, उनकी भरमार है और वो कंट्रोल में है। और नेशनल पार्टी के तौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, ये इनके अंतिम दिन चल रहे हैं। ये भी कोलैप्स करेगी, कोई भी पुरानी बिल्डिंग कोलैप्स करती है। और अगर हम उस लिहाज से देखें, ध्यान से समझें इस बात को, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इस समय नेता हैं, प्रांतवाद उनके अंदर भी घुसा हुआ है। इस समय हम लोग आम भाषा में कहते हैं गुजराती गैंग चला रहा है देश को। नाराज कौन है? मराठी गैंग। कीमत किसकी नहीं है? यूपी वाले गैंग, यानी राजनाथ सिंह एंड ऑल की। तो उनके अंदर भी ये चीज है। कांग्रेस में जो ढीलापन है, आपने सही कहा कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं वो उनके लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि उनको आदत रही है कि हम तो भाई राज करने के लिए ही हैं। सड़क पे उतरने वाले बहुत कम हैं। किसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने लोगों को सड़क पे उतारा, फिर वापस चले गए। बहुत कम हैं जो इस समय एक्टिव हैं। देश ने राहुल गांधी को ये मैसेज ज़रूर दे दिया कि अगर आप सड़क पर आएंगे तो हम आपके साथ आएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस एक फुलझड़ी के अलावा फिर उसके बाद क्या तय किया, कैसे होगा, कुछ नहीं है। तो अगर सत्ता में भाजपा को भी रहना है तो एक विपक्ष तो चाहिए है ना। मेरे ख्याल से सत्ता में भाजपा को अगर रहना है, मोदी एंड गैंग को रहना है, तो चुनाव आयोग काफ़ी है हेल्प करने के लिए फिलहाल तो। विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता।
आप कहीं से एक किलो आटा खरीदेंगे तो उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, उसकी एक अवधि है। वो सारी जिंदगी आटा वहां नहीं रखा रहेगा, खराब हो जाएगा। ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है पूरी दुनिया के लिए। कहाँ गए वो शासक, कहाँ गई वो राजनीतिक दल, कहाँ गई वो पार्टियां, सब बदल जाता है। कहाँ गए वो देश, कहीं बढ़ जाते हैं, कहीं टूट जाते हैं। सोवियत यूनियन से देख लीजिए। तो हमारे देश में भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अब अगर गवर्नेंस के लिए बीजेपी अकेली राष्ट्रीय दल के तौर पे चलेगी तो ये देश क्वेश्चन मार्क कितने दिन चलेगा। आई मीन बहुत एकेडमिक बात कर रहा हूं यहां पे। मैं कोई भी इंस्टिगेटिंग बात इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इंस्टिगेशन की कोई बात ही नहीं है। हो सकता है कि चार लोग सुन के बोले कि अरे आप तो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हो। नहीं, इंडिया के अगेंस्ट नहीं है यहां पे कुछ। यहां पे वो क्वेश्चन मार्क है। एंड इट इज नॉट अबाउट विपक्ष, इट इज अबाउट द रूलिंग पार्टी। विपक्ष कभी भी खत्म नहीं होता। जो रूलिंग पार्टी होती है जब वो हारती है तो विपक्ष बन जाती है। बहुत अच्छे से मुझे याद है मनमोहन सिंह जब पार्ट 1 था, मनमोहन सिंह 1.0, तब विपक्ष बड़ा स्ट्रांग था, बीजेपी बड़ी स्ट्रांग थी, अडवाणी साहब बड़े स्ट्रांग थे। लेकिन जैसे ही 2009 के चुनाव हुए और यूपीए 2 आई, बीजेपी सबसे ठंडे बस्ते में चले जाने वाली विपक्ष थी। आज फिर भी कांग्रेस एक्टिव है एज कंपेयर्ड। यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक विपक्ष का जो मॉरल होता है, तरीका होता है, काम करने का बिहेवियर होता है, वो पूरा गायब हो गया था। और जब उन्होंने मेक श्योर कर लिया 2011 में आम आदमी पार्टी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये सब करने के बाद कि अब तो कांग्रेस हारेगी, देन सडनली यू फाइंड वन मैन स्टैंडिंग कि मैं तो शेर हूं और तुम फलाना फलाना फलाना। ये तो राजनीतिक चीजें हैं। बट इस समय अगर कांग्रेस की हम बात करें तो इट विल रिवाइव। हमारे देश में कोई भी नेशनल पार्टीज नहीं है, सिर्फ 2 हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। और कभी भी जब कोई एक रूलिंग पार्टी बहुत समय अच्छे अरसे तक राज कर ले तो एंटी इनकम्बेंसी और इन फाइट्स उनके पार्टी के अंदर इतनी बढ़ जाती हैं कि दूसरे को आना ही पड़ता है, ये खुद हारती हैं। और ये ठीक भी है कि अब कांग्रेस ने अपने सबक सीख लिए, अब वो आए और वो कहे, जनता से एक वादा करे और उसको फिर बाद में निभाए भी। और खुद मोदी साहब ये सोचें और पूरी बीजेपी ये सोचे कि हमने कितना डिलीवर किया है, हम कितना कर पाए। हम जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, अंधे चक्रव्यूह में नफरत के, उससे बाहर आने के लिए उनको खुद भी अब एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि ये चक्रव्यूह हमेशा तो नहीं चल सकता नफरत का। आप कहाँ तक मुसलमान करके चलाते रहेंगे? वो तो ब्रेड एंड बटर है बीजेपी का, मुसलमान पाकिस्तान। अगर ये 2 चीजें ना करें तो हिंदू एकत्र ही नहीं होता उनके हिसाब से। तो मुसलमान और पाकिस्तान करना तो बीजेपी की मजबूरी है। और मोदी साहब की जब तक हम बात करते हैं तो उनका तो मुसलमान से बहुत पुराना नाता है। देखो, उनका और मुसलमानों का जो प्रेम है उसके तो हम क्या ही कसीदे पढ़े। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जब से प्रधानमंत्री बने तो उल्टा वो हिंदुओं के खिलाफ हो गए हैं। कहीं गौरक्षक को वो गरिया रहे हैं, कहीं वो हिंदुओं को सबक सिखा रहे हैं, मस्जिद घूमते हैं। विदेश किसी भी इस्लामिक कंट्री जाते हैं वो सबसे पहले मस्जिद में मोदी जी दिखाई देते हैं। अजीब बात है ना कि यहाँ तो मुसलमान ने नमाज पढ़ ली तो गौमूत्र से सफाई करी गई है। ये अभी की खबर है कि 2 मुसलमान महिलाओं ने कहीं नमाज पढ़ ली है ओपन स्पेस में, सार्वजनिक स्थल पे, तो उसको गौमूत्र से उसकी धुलाई की गई। तो वो जो सारे दुबई में, पूरे यूएई में और अलग अलग मुल्कों में, सऊदी अरब में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में रहने वाले हिंदू हैं, वो मुसलमानों के बीच में कैसे रह रहे हैं कि ये तो कहाँ से गौमूत्र नहीं, ये तो फिर ऐसा है ना सफाई करवाते हैं। मैं मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब वो गई थी एक इस्लामिक कंट्री में तो वो एक मस्जिद के बाहर गई थी और बाद में वहां पे मस्जिद के बाहर को धुलवाया भी गया था। तो ये तो हुआ। अच्छा, वहाँ भी देखिए, जहाँ जहाँ कट्टरवाद होगा तो वहाँ ये सब भी होता है। मैं स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी कहीं गई किसी मुस्लिम कंट्री? जी, एज अ मिनिस्टर। अच्छा, मोदी 1.0 में या 2.0 में, आई थिंक 1.0 में वो गई थी।
और वहां पे जो तो उनका गौमूत्र क्या है, वो किस चीज से धोते हैं? नहीं, वो पानी पानी से ही धोते हैं। धोया। अच्छा, उन्होंने पानी से धोया। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वो कट्टरवादियों का होता है। हमारे देश में भी कुछ कट्टरवादी हैं जो इस तरीके की बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं, लेकिन अमूमन कोई हिंदू ऐसा नहीं करता। अमूमन कोई हिंदू ये भाई हिंदुओं की बात करें तो फिर कट्टरवादी हिंदू तो फिर गोविंद साहब को भी अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो दलित थे, राष्ट्रपति थे, तो क्या हुआ? मुर्मू जी को नहीं जाने देते हैं। तो हमारे यहाँ जो कट्टरवादी हैं वो बहुत चंद हैं, लेकिन वो न्यूज़ में आ जाती है चीज़ें, वो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं, लेकिन इससे हमारा देश का सौहार्द नहीं बिगड़ता। कई जगह बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि भाई मॉब लिंचिंग अभी भी हो रही है, गलत समाचार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन इसको बेटर करने के लिए बीजेपी को जाना ज़रूरी है। मुझे भी यही लगता है कि एक ब्रेक चाहिए, बीजेपी आत्मंथन भी करे और ये भी अपने डिस्कोर्स को भी समझे कि ये इसकी एक लाइफ है, ये एक्सपायर हो रहा है। अब देखिए, बीजेपी के डिस्कोर्स से हिंदू ही तकलीफ में है। मुसलमान से ज़्यादा मुसलमानों को आप मार लिया, आपने बुलडोज़र चला दिया, आपने एनकाउंटर्स कर लिए, आपने लिंचिंग भी करवा ली, आपने हर तरह की छूट दे दी कि हिंदू सुख यही है कि आप मुस्लिम के प्रति आप अपराध कर सकते हैं और बच जाएंगे। इसके बावजूद हिंदुओं का भला नहीं हुआ। अभी हम जो देख रहे हैं हालात देश के, तो अब ये बताइए सर कि ठीक है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमने जिक्र कर लिया। ये जो देश है, देश यानी पूरा ये लैंड मास, इसके सारे रिसोर्सेज, इसके ह्यूमन रिसोर्स, इसका सब कुछ सिर्फ कुछ हाथों में जा रहा है। जो सेठ हैं और सेठ पुत्र हैं, नेता और नेता पुत्र, और साथ अब तो मुझे लगता है जज और जज पुत्र भी इसी में शामिल हो गए। तो ये जो नेक्सस है, ये क्या ये नेक्सस बना रहेगा या हमारे पास कोई तरीका है, हरबे हथियार हैं कि वापस पलट के चीज़ें जनता के हाथ में आए? चेंज ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से ही हो पाएगा। आज जो 2-3 कांग्रेस आती है और कांग्रेस के गठबंधन के लोग आते हैं, इंडिया गठबंधन में, तो क्या ये होगा? मुझे ये लगता है शरद पवार तो खुद अडानी अंबानी के आदमी हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि बिजनेस तो सब इंटरमिंगल होके करते हैं, लेकिन ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ज़्यादातर बिजनेसेस किसी एक हाथ में चले गए हों। लेकिन जब से आउटसोर्सिंग या फिर आप कह लीजिए कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज आई हैं नरसिम्हा राव जी के बाद, जब वो लाए, तो लगभग हर ग्रुप जो कॉन्ग्लोमरेट है या जो लार्ज कॉरपोरेट है, वो इन चीज़ों में स्टेप इन करता है। पहले एक ज़माने में होता था कि प्रेफर किया जाता था कि समवन हु हैज़ द एक्सपीरियंस। क्या ऐसे हमारे बैंक खोखले किए गए थे उनके लिए? उनको इस तरह से लोन दिया गया था? अभी आपने देखा है ना, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, वो जो LIC का पैसा है, वो जो हमारे देश का सबसे मुख्य बैंक है SBI, वो ये सारा का सारा जनता का पैसा एक तरफ जा रहा है। ये एक चीज़ से सीखा गया है कि पहले भी दिया जाता था लोन, बहुत पैसा दिया जाता था, वापस नहीं आता था, और वो पैसा साइफन होके इंडिया से बाहर चला जाता था। इस समय ऐसा नहीं कि कोई मोदी जी की सरकार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 15-20 साल में जो ये प्राइवेटाइजेशन में कई कॉन्ग्लोमरेट्स को और कॉरपोरेट्स को बढ़ावा दिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से ही देख लीजिए, अंबानी अदानी से ज़्यादा पैसा तो और लोगों ने दिया है। तो पैसा तो हर जगह घूम रहा है और लग भी रहा है, बैंक लोन्स भी मिल रहे हैं। लेकिन अब इस प्रकार के बिजनेसेस में पैसा गवर्नमेंट देती है या गवर्नमेंट की वजह से ये बैंक्स देते हैं, जो कल सुबह यदि प्रॉब्लम हो तो नेशनलाइज हो जाए। आज हवा में नहीं है। अगर हम पिछले 20 साल को देखें तो लेट अस से अंबानीज का ही ग्रुप देख लीजिए। अगर अनिल अंबानी पैसे नहीं दे पा रहा है अब पिछले कुछ सालों से, तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बिजनेसेस वो या तो टेक ओवर हो जाएंगे या नेशनलाइज हो जाएंगे। अगर अदानी, गौतम अदानी और मुकेश अंबानी के साथ भी यदि ऐसा कुछ होता है, खुदा न खास्ता, तो उनके जितने बिजनेसेस हैं वो नेशनलाइज हो जाएंगे, यानी पैसा बाहर भागेगा नहीं। सहारा का भी आपने देखा ओवर वैल्यूएशन करके किस तरह फिर उन्हीं को दिया जा रहा है। थोड़ा तो होगा, देखिए थोड़ा तो गेम कोई भी पॉलिटिक्स में है या बिजनेस में है, पैसा कमाने के लिए है, समाज सेवा के लिए तो है नहीं। तो थोड़ा बहुत तो बेयर करना पड़ेगा,
लेकिन ओवरऑल यूं नहीं होगा जैसे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और ललित मोदी के साथ हुआ, दैट दीज पीपल दे साइफंड द मनी एंड रैन अवे। आपने ध्यान दिया हो तो माल्या का पैसा रिकवर हो गया पूरा। इनफैक्ट माल्या तो अब वापस मांग रहे हैं, मेरी चीजें दो वापस। 7,000 करोड़ का मेरा आप पे कर्ज था, 14,000 करोड़ रुपए आपने मेरे ले लिए। तो अब वो सिस्टम्स हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ द लेंडर। बैंक पैसा अब टेंजिबल बिजनेस को देता है, हवा में नहीं देता, विच इज अ गुड एस्पेक्ट। तो रही बात इस तरीके के अदानी, अंबानी और अन्य जो ग्रुप्स हैं, उनका एक ही निगेटिव है मेरे दिमाग में कि द गवर्नमेंट इज गिविंग देम टू मच। ना एक्सपीरियंस है, ना उनके पास लोग हैं, बस पैसा है। धन्ना सेठ है, धन्ना सेठ किसी भी प्रकार का बिजनेस में एंटर कर रहा है। इससे होगा क्या? क्वालिटी ऑफ वर्क्स कम हो जाएंगे। अब आपने देखा कि न्यू बॉम्बे या न्यू मुंबई एयरपोर्ट जो है वो हाल में मोदी जी ने सुपुर्द किया। कितने एयरपोर्ट अदानी के पास ऑलरेडी हैं, क्या कंडीशन है? वही कि कुछ भी इनको जो कुछ मिल रहा है ये इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। रेलवेज का हाल हमारे यहाँ ख़राब होता चला जा रहा है। लोग कैसे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे सस्टेन करेगी? कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें बुरे हाल हैं, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस का बुरा हाल है। तो ऐसे में कुछ भी नया बेहतर हो नहीं रहा है। जो इनको दिया जा रहा है वो और ख़राब हो रहा है। ये ना तो नया रोज़गार पैदा कर रहे हैं, ना बेहतर उन चीज़ों को जो इनको मिल रही है उनको बेहतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, गरीब है अरे लोग क्या नहीं, गवर्नमेंट गरीब है। हमारी गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट्स को अब बाहर से कोई पैसा दे भी नहीं रहा है। इनको जो दिया जा रहा है वो ये लोग तो बर्बाद कर रहे हैं ना, और बेहतर तो नहीं बना रहे हैं। सी, अब आप ये बर्बाद कर रहे हैं तो ये राजा बने इसीलिए है कि ये खाए। पॉलिटिक्स में कौन इस तरह से आकर के समाज सेवा करेगा? कि अगर समाज सेवा ही करनी होती तो मोदी जी सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी खत्म कर देते। करोड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं उनकी सिक्योरिटी पे। क्यों? ऐसा क्या डर है उनको? अब तो 11 साल हो गए। अब तो देश में कहा जाता है कि सब लोग उनका सम्मान करते हैं। अब किस बात की इतनी सिक्योरिटी चाहिए? करोड़ों रुपए रोज के खर्च होते हैं, रोज के। क्यों? तो हमारे देश में पैसा इन डेमोक्रेटिक राजाओं के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो जब तक हम इन पॉलिटिकल राजाओं को नहीं हटाएंगे, और मेरा तो मानना यह है कि पर्सनल मानना है ये मेरा कि अब इस देश को दो में से एक चीज चाहिए। या तो कुछ साल के लिए मिलिट्री रूल चाहिए, सेना का शासन, जिसको आप राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, और अन्यथा कम्युनिस्ट। इस देश ने अभी तक कम्युनिस्ट पावर को नहीं समझा है। हम बटे पड़े हैं। लेकिन अगर इस दुनिया में कोई है जिसने अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करते हुए आज देश का, दुनिया का नंबर 1 अपना परचम ले रहा है, तो वो चाइना है। और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ही चाइना है। मोदी जी के बीजेपी वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जाके यही ट्रेनिंग तो लेते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करता, अमल में नहीं लाते। सो वी नीड दैट काइंड ऑफ, अगर हमें एक सूत्र रहना है। वरना इस देश में हिंदू और मुसलमान की बात तो छोड़िए, ये प्रांतवाद में बढ़ जाएगा। बहरहाल देश बटे ना, और ये बोसीदा, थकी हुई, नींद में ऊँघती हुई, बीमार सी डेमोक्रेसी ये किसी तरह जगे, सेहतमंद हो जाए, लोग अपनी ताकत पहचानें, और इलेक्शन कमीशन और दूसरे इस तरह के जो इदारे हैं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन, इनको सही काम करने पे मजबूर करें, इनकी चोरी रोकें। कौन करेगा ऐसी मेहनत कौन कर सकता? लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं यही, इसीलिए मुझे जो फ्रस्ट्रेशन होता है, विपक्ष, जो प्रमुख विपक्ष है इस देश का, वो कर क्या रहा है? नहीं, लेट्स टॉक एक स्टेप आगे। पॉलिटिकल पार्टीज पे ही हमको दारोमदार रखना है अपना सारा, तब तो हो गया। आप बताइए सेकंड ऑप्शन क्या, कौन करेगा? नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरा यही सवाल है कि आपको एक अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए एक सियासी अम्ब्रेला होगा, और वो सियासी अम्ब्रेला जो हमारे पास है, जिसकी तरफ हम देखते हैं कि भाई पक्ष काम अच्छा नहीं कर रहा तो अब की विपक्ष को ले आओ। विपक्ष उससे ज़्यादा सोया हुआ है।
इसीलिए मैंने आपसे कहा यूनियन ऑफ इंडिया कितने दिन जीवित रहेगा, क्वेश्चन मार्क, सिंपल क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स। शुक्रिया।